Hello, friends. Good morning, everybody. I hope all of you are doing well and your studies are also going very well. ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब देखिए यहाँ पे कल मैंने सेल चैप्टर के ऑलरेडी मतलब मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, पहला वाला और दूसरा वाला मतलब दोनों लेक्चर्स अपलोड हो चुके थे, आप सभी ने देखा भी है। कोई मतलब बहुत जेन्युइन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आप सभी का। आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं पसंद आ रही हैं। नहीं पसंद आ रहा है तो भी आप लोग बता दीजिए, और अगर अच्छी लग रही हैं तो फिर जो मैं बातें बोलती हूँ इसका मतलब या तो कोई भी बच्चा जो है वो एंड तक वीडियो देख नहीं रहा है। बिकॉज जो मैंने लास्ट में मतलब सिर्फ एक बात बोली थी, एक काम करने के लिए बोला था, वो किसी भी बच्चे ने नहीं किया है एक्सेप्ट विनू तिवारी जो स्टूडेंट हैं। उन्होंने सिर्फ ये मतलब जो मैंने बोला था वो उसका उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। बाकी क्या क्या मतलब है ये, ऐसे 40-50 लोग देख ले रहे हो और 40-50 लोग देख भी किस स्पीड से देख रहे हो भाई। कि मुझे पता चल रहा है ना कि मतलब 55 मिनट की 50 मिनट की वीडियो है, और अगर 50 लोग भी देख रहे हो या 40 लोग भी देख रहे हो ठीक ठाक तरीके से तो 200 आवर्स होना चाहिए। लेकिन वॉच आवर्स क्या आ रहे हैं मेरे पास, 1.5 घंटा 2 घंटा। तो चालाकी आप किसके साथ कर रहे हो, मेरे साथ नहीं कर रहे हो। और अगर कर भी रहे हो ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर मेरे इतने एफर्ट्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा आपको क्या चाहिए। ठीक है, बट एनीवेज मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। आप किस तरीके से पढ़ते हो ये डेफिनेटली ये आपका डिसीज़न होगा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर यू फॉर सेम थिंग अगेन एंड अगेन। वट एवर यू वुड लाइक यू कैन डू। बाकी जिनको चीज़ें सही लग रही हैं वो प्लीज़ सिर्फ मतलब रिक्वेस्ट है यार, सिर्फ कमेंट ही तो करना है। अभी फालतू की बकवास या कोई बहस होने लगे ना अभी कहीं पे तो भी तुम लोग अपने ओपिनियन ज़रूर देने जाओगे वहाँ पे। बट यहाँ अगर काम की चीज़ें चल रही हैं और अगर तुमसे अगर किसी चीज़ का रिव्यू मांगा जा रहा है ना तो तुम लोगों से इतना नहीं हो सकता कि हाँ क्या है यार, मतलब वीडियो देख रहे हो, देखने के बाद में जस्ट तुम्हें कमेंट सेक्शन के नीचे ही तो तुम्हें चीज़ें लिखनी है। अच्छा है बुरा है वट एवर वट यू लाइक यू कैन राइट। ठीक है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर एक भी स्टूडेंट आकर मुझे ये बोल देता है कि मैम मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आप ऐसे नहीं पढ़ाइए या आप मतलब इस तरीके से कर रहे हो। यार एटलीस्ट आई वॉन्ट टू नो अबाउट द थिंग कि मतलब मैं अच्छा कर रही हूँ बुरा कर रही हूँ। यार जब तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं आएगा मैं तब तक कैसे काम करूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ देखो पूरा, उसके बाद अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दे के जाओ। ठीक है, तो सेल टॉपिक के हमने ऑलरेडी शायद 89 या 90 के नियर अबाउट हमने क्वेश्चंस मतलब वहाँ पे सॉल्व किए थे। बाकी कुछ और इम्पॉर्टेंट PYQs हैं मेरे पास। अगर आप सबको लगता है कि आप लोगों को और मतलब इस टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए या किसी भी टॉपिक पे, तो मैंने सेल से स्टार्ट किया है, सेल देन बायोमोलिक्यूल देन आगे मतलब इस तरीके से मैं चीज़ों को कंटिन्यू करूँगी। अगर आप सिर्फ रिवीजन करना चाहते हो वो भी क्वेश्चंस ऐसे वैसे नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो प्लीज़ आ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, सो टॉपिक क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, पहला है विच ऑफ द WHICH है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक अदर देन माइक्रोस्कोपी इज यूज फॉर स्टडी ऑफ सेल। तो सेल मतलब माइक्रो टेक्निक्स माइक्रोस्कोपी के अलावा और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं सेल की स्टडी के लिए। तो ये देखो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वो क्या है, पहला ऑप्शन है मैकिरेशन, प्लाज्मोलिसिस, क्रोमेटोग्राफी और ऑटो रेडियोग्राफी। तो आंसर क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी। अब देखो इसमें साथ साथ में थोड़ा थोड़ा मतलब एक्सप्लेनेशन है, तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम पढ़ भी लेंगे। बाकी ये देखो क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मतलब ये मेडिकल के एग्ज़ाम्स में जो मतलब क्वेश्चंस आए हुए हैं ये उसके PYQs हैं। तो कॉन्सेप्ट तो सेल ही रहेगा, अब चाहे वो मेडिकल का हो या टीचिंग का हो। तो देखते चलते हैं साथ में। अब देखो यहाँ पे क्या है, एन इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर एग्जामाइनिंग केमिकल प्रोडक्शन एंड ट्रेसिंग द इवेंट और मेटाबॉलिक पाथवेज इन सेल, क्या है वो, ऑटो रेडियोग्राफी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अदर देन माइक्रोस्कोपी पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
द टर्म प्रोटोप्लाज्म, अब तो प्रोटोप्लाज्म पता चल गया होगा, साइटोप्लाज्म पता चल गया होगा, साइटोप्लाज्म साइटोसोल में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आई होप अब तो क्लियर हो गई होंगी ना आप सभी को। जिनको नहीं भी क्लियर हुई हैं वो सेल टॉपिक पे जो मैंने पहला वीडियो डाला था वो जा करके देख लीजिएगा, आप सभी के डाउट्स जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द सेल कंटेंट वॉज कॉइंड बाय, तो ये टर्म किसने दिया था, तो जेई पुरकिंजी सर ने दिया था। टर्म प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं, और प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये हग्सले सर थे, मतलब हग्सले सर ने दिया था। बाकी यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन हम साथ साथ देखते चलते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो एक बार मतलब हम यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। जैसे सबसे देखो जेई पुरकिंजी सर हैं, यूज़ द टर्म प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट सेल, ठीक है, किसमें, प्लांट सेल में देखा गया था। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, एम शुल्ट्ज, उन्होंने क्या प्रपोज किया था, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी प्रपोज की थी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है वॉन मॉल सर ने गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में मतलब मोल सर ने प्रोटोप्लाज्म की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट सेल में वो दिया था। देन हग्सले, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, एक्सप्लेन प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इन एनर्जी जनरेटेड या जनरेशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो ये देखो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गए हैं, और ये सब बैठ के लिख लो, कॉपी है सेल वाली उसी में लिख लो पीछे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, बताया था कल भी आया था कोई एक ऐसा क्वेश्चन, उसको एपोप्टोसिस कहते हैं। सो ऑप्शंस आर ऑटोटोमी, सेल लाइसिस, एपोप्टोसिस, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या है हमारा, एपोप्टोसिस है। थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं एपोप्टोसिस के बारे में। प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज एपोप्टोसिस, कॉमनली रिफर टू एज सेल सुसाइड और सेलुलर suicide. It is a tightly regulated and controlled process that occurs in multicellular organisms. ठीक है, यूनिसेलुलर में नहीं होगा वरना वो तो ऑर्गेनिज्म ही खत्म हो जाएगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। टू एलिमिनेट अनवांटेड, डैमेज्ड, इन्फेक्टेड और पोटेंशियली हार्मफुल सेल्स विदाउट कॉजिंग इन्फ्लेमेशन और डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यूज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब दो स्टेटमेंट्स हमें मेंशन है ए एंड बी। ए स्टेटमेंट कह रहा है कि पोरिन अलाउज द एंट्री ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरिया। ठीक है, पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है आउटर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि कौन सी मेम्ब्रेन में है। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं क्या आगे बोल रहा है। नेक्स्ट है व्हेन अ लिविंग सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब किसी लिविंग सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मतलब रखेंगे तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होगा, नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन अ लिविंग सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब एक लिविंग सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर पोटेंशियल जो है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, ये वाटर पोटेंशियल है और ये क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए और बी तो मुझे सही लग रहा है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सी। कैरियर प्रोटीन्स विल अलाउ एंट्री ऑफ ऑल सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन वेयर एज पम्प्स, मतलब जो प्रोटीन पम्प्स होते हैं ट्रांसपोर्ट लार्ज मॉलिक्यूल इन अ पैसिव मेथड। नहीं, ये चीज़ गलत है, क्योंकि देखो कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं वो मतलब कि कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को ही अलाउ करते हैं, सभी को अलाउ नहीं करते हैं। और जो प्रोटीन पम्प्स होते हैं वहाँ से भी कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही जाती हैं, वो भी एक्टिव होता है वो प्रोटीन, मतलब जो ये पंप होते हैं प्रोटीन पंप्स, ये एक्टिव वाला काम करते हैं, पैसिव का काम नहीं करते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम वाले में देखो तो वो क्या है, एक तरीके का एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। तो ये वाला मतलब सी ऑप्शन तो गलत होता है। बल्क फ्लो अकर्स बाय डिफ्यूजन, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मतलब जो हमारा सही है वो क्या है, ए और बी सही निकल के आता है। बाकी डिटेल्स में एक बार थोड़ा सा रीड कर लीजिए आप मेरे साथ। Porins allow the entry of small proteins present in the membrane of mitochondria,
क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरिया। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है कि आर फॉर्म ट्रांसपोर्टिंग सोल्यूट्स। ठीक है, पोरिन प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं फ्रॉम जहाँ से ट्रांसपोर्टिंग सोल्यूट्स एंड मेटाबोलाइट्स अक्रॉस द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरिया। तो अभी ऑलरेडी मैंने पीछे बोला था कि बस ये चीज़ वहाँ पे मिसिंग थी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आउटर मेम्ब्रेन पे होता है पोरिन प्रोटीन, इनर में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है? एसर्शन है और रीज़न है, आयंस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल कंसंट्रेशन इज हायर इन साइटोप्लाज्म देन वैक्यूल। कह रहा है आयंस और जो ऑर्गेनिक मटेरियल का कंसंट्रेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है। ठीक है, तो ऐसा है क्या? नहीं, वैक्यूल के अंदर है, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। फिर रीज़न क्या कह रहा है कि टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल। ऑलरेडी हम लोग सेल में देख चुके हैं कि टोनोप्लास्ट इज द कवरिंग ऑफ वैक्यूल। तो ये रीज़न सही है, लेकिन असर्शन क्या है हमारा? गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शंस देखो क्या है। ऑप्शन डी जो है ये राइट होगा, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। बाकी डिटेल्स दी हुई हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। यहाँ पे मतलब ये हर्ट वाला वैसे क्वेश्चन यहाँ पे मतलब दे दिया है, लेकिन चलो देख ही लेते हैं, है तो बायो में ही। जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, CAD, इसको और भी किस नाम से पढ़ते हैं हम लोग? CAD के नाम से पढ़ते हैं। एंजाइना हाइपरटेंशन है। ठीक है, फिर है तीसरा एंजाइना पेक्टोरिस और डी हार्ट फेलियर। देखो इसमें अगर जिनको पता है ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है ना, वो एक बार थोड़ा सा इसको मैच द फॉलोइंग तो सबसे इजी होता है। आपको एक का भी पता है तो बाकी आप कर सकते हो। जो देखो किसी का नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले हाइपरटेंशन का ही देख लेते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन क्या है? मतलब जब BP जो है वो कितना होता है? नॉर्मल होता है, ऐसे ही कुछ है, मैं भी भूल गई हूँ, 120/80 होता है शायद। हाँ, ये नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है देखो कि ब्लड प्रेशर जो है वो 140 से 90 चला जाएगा, मतलब बी वाले का जो है वो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखो एलिमिनेट करो, ए और डी तो हो गया, अब बी और सी में से चूज़ करना है हमें। फिर देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कैड, इसमें देखो क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें जो कोरोनरी आर्टरी में ही कुछ डिपोजिशन होगा तभी तो ये चीज़ हो रही है। तो देखो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन बी है अक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम, क्या क्या अक्यूमुलेट हो रहा है वहाँ पे? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल इन कोरोनरी आर्टरी में। तो ये CAD का हो गया, यानी कि 2 हो गया, ए का 2 हो गया और बी का 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद में एंजाइना पेक्टोरिस की जब बात करते हैं तो ये चेस्ट पेन कॉज्ड बाय इस्चीमिया। ठीक है, इसका सी का आ जाएगा 4th ऑप्शन। और हार्ट फेलियर मतलब कि फेल हो गया, यानी कि अब वो काम करना बंद कर दिया है या अनेबल हो गया है। फेल कब होते हैं हम? जब उस काम को हम मतलब इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं कर सकते हैं। हार्ट अनेबल टू पंप सफिशिएंट ब्लड, हार्ट जो है वो सफिशिएंट ब्लड को पंप करने में क्या है? फेल हो चुका है, तो वो हार्ट फेलियर कहलाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस 2 1 4 3 हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। सो यहाँ पे ऑप्शंस में देखो दिया हुआ है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिम्प्लास्टिक सिस्टम। कौन है जो सिम्प्लास्ट का सिस्टम नहीं है? सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट पढ़ा था ना वाटर वाले उसमें। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या है? सिम्प्लास्ट है। सेल मेम्ब्रेन भी सिम्प्लास्ट में ही आएगी। साइटोप्लाज्म तो है ही है। सेल वॉल जो बाहर से जा रहा था ना, सेल वॉल से होते हुए, वो क्या था? वो एपोप्लास्ट वाला था। इसीलिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो सी निकल के आ रहा है हमारा आंसर। बाकी पढ़ सकते हो आप। सिम्प्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड सेल वॉल। ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सॉरी,
डज नॉट इन्वॉल्व इंटरसेलुलर स्पेस और सेल वॉल को नहीं यूज़ करता है। इन दिस वाटर मूव्स फ्रॉम एपिडर्मिस टू द जाइलम पासिंग थ्रू कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल, सेल के जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं वो सबको पता होगा कि यही 4 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस कहाँ पे मेंशन है हमें, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ऑप्शन बी होगा। स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल्स आर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर सच एज प्रोटीन, कार्ब, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये सब इसी से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। इन फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स आर कंसिडर्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन में मैंने कल ही बता दिया था आप सभी को कि ये इस तरीके से याद करना था, ठीक है। तो वैक्यूल है ये साथ में। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, क्लोरोप्लास्ट नहीं, पेरोक्सिसोम नहीं। यहाँ पे ऑप्शन डी निकल के आएगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं था यहाँ पे। इस वाले में क्लोरोप्लास्ट आ जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजोम आ जाएगा। तो ऑप्शन डी है, ये तो आप सभी कर लोगे। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा है। चूज द करेक्ट वन। गोल्जी बॉडीज कैसी हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, डबल मेम्ब्रेनस हैं। मतलब इसमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है, मतलब सारे करेक्ट हैं या फिर 2 3 4 या 2 ओनली। तो गोल्जी बॉडीज जो थी वो किस में आ रही थी, सिंगल मेम्ब्रेनस थी या डबल मेम्ब्रेनस थी, रिकॉल करने की कोशिश करो। इसका मैंने बोला भी था कि चार्ट जो है वो बना के अपने स्टडी टेबल पे आगे पेस्ट कर लो, ठीक है। जिनको नहीं याद रह रहा है, जिनको याद है वो तो बहुत अच्छे से उन्होंने फटाफट कर दिया होगा, जिनको नहीं याद है वो एक बार उसको कर लीजिए वो काम। अब देखो एक बार पढ़ते हैं ऑप्शंस। गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेनस है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस दे रहा है, तो प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है, नहीं डीएनए रेप्लिकेशन भी तो नहीं होगा यहाँ पे। फिर पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब उसके पास खुद का डीएनए होता है, तो ये चीज़ मतलब पॉसिबल है, एक बार को देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मतलब वहाँ पे ग्लूकोज वगैरह बनता ही है, ठीक है। और बाकी उसके उसमें भी प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है, मतलब वो वाली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं जो राइबोसोम करता है। बाकी ये तो गलत ही है न्यूक्लियोलस, क्योंकि राइबोसोमल फैक्ट्री है 80s 70s, राइबोसोम सिंथेसिस नहीं, वो सिर्फ आरएनए बना रहा था, ठीक है, न्यूक्लियोलस। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बी हो सकता है। बाकी यहाँ पे एक बार डिटेल में देखते हैं क्या कह रहा है। डिटेल में देखिए क्या कह रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं। अब देखो एक लाइन लिखा है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड एट OH स्ट्रैंड एंड प्रोसीड्स यूनिडायरेक्शनली टू प्रोड्यूस द फुल लेंथ नेसेंट इट स्ट्रैंड। ठीक है, एक बार को कंसीडर कर लेते हैं। बाकी ये मतलब थोड़ा सा मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट एसिमिलेटेड इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग डे, ठीक है, ये तो स्टार्च वगैरह हो गया। बाकी मोस्ट क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म, इम्पोर्टेड एंड देन टारगेटेड टू अ स्पेसिफिक क्लोरोप्लास्ट कंपार्टमेंट। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। शेप ऑफ द सेल इज़ वेरिएबल विद द फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। न्यूरॉन सेल इज लॉन्गेस्ट एंड ब्रांच्ड एनिमल सेल दैट सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन, दोनों चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का जो मतलब जो फर्स्ट सेल है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या दे रहा है, सिनकैरियोन। सिनकैरियोन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, जाइगोट। जाइगोट ही है जो ह्यूमन की लाइफ का पहला सेल होता है, मतलब वहीं से लाइफ की स्टार्टिंग होती है। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल्ड वो है। तो इसको सिन कैरियन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिन मतलब होता है फ्यूज़ होना, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। मेल फीमेल का जब न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ हो रहा है तो वो क्या बना रहा है, सिन कैरियन या जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है। क्वेश्चन अच्छा था, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था, बाकी कुछ नहीं।
रीड कर लेते हैं. सिनकैरियन रिफर्स टू अ सेल दैट कंटेन टू डिस्टिंक्ट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स from two different parent cell within a single nucleus. This occurs in somatic hybridization. Next question है question number 13. The nuclear pores are the passage for which of the following. जो न्यूक्लियर पोर होता है वहाँ से क्या क्या निकलता है, तो सबको पता है वहाँ से RNA, mRNA और प्रोटीन्स मतलब निकल के आते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. राइबोसोम्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ER. ठीक है. मीसोसोम्स इन बैक्टीरिया आर नॉट द साइट ऑफ DNA रेप्लिकेशन. सो मीसोसोम्स क्या है? कह रहे हैं नॉट द साइट ऑफ. नहीं, मीसोसोम्स में तो मतलब बहुत सारे होते हैं. ये क्या होता है? मीसोसोम एक्चुअली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेल, दस हेल्प इन एरोबिक रेस्पिरेशन. और उसमें भी बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस होती है, DNA रेप्लिकेशन आ जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है, क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस एरिया को बढ़ाता है, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं. तो ये गलत हो जाएगा. तीसरा है एल्गी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट. बिल्कुल मतलब जो कारा वगैरह है वो इसी के बने होते हैं, CaCO3. तो पहला और तीसरा जो है वो सही है. चौथा ऑप्शन देखते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैरोक्सिसोम आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. बिल्कुल गलत है. तो पहला और तीसरा जो है वो सही है. बाकी डिटेल में यहाँ पे देख लीजिएगा चीज़ें. बाकी देखो, सेल वॉल इन एल्गी आर मेड अप ऑफ मेनली टू कंपोनेंट्स. जो फाइब्रिलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे उसमें सेलुलोज, मैनन्स और जाइलेंस आते हैं. और एमॉर्फस कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो वो थोड़ा सा मतलब डिटेल में चीज़ें दी हैं यहाँ पे, टाइम टेकिंग है. लेकिन अगर आप दिन के 20 सवाल भी देख रहे हो तो आप बहुत मतलब अपने लिए ये मान के चलो कि 200 क्वेश्चन को आप रेडी करके चल रहे हो. एमॉर्फस में गैलेक्टेंस आ जाएंगे, जैसे कि सच एज अगर और कैराजिनिन. तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करके इसको नोट कर लीजिए कॉपी में. बाकी ऊपर राइबोसोम का दिया है, पढ़ लीजिएगा आप सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. स्टडी द फॉलोइंग. अब यहाँ पे सेल्स के बारे में शेप दी है और फिर उसको मैच करना है. रूडर श्वान ने एनिमल सेल, और एक और साथ में कौन थे? श्लीडेन. उन्होंने जर्मन बॉटनिस्ट थे और ये क्या थे? ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सही है. वेसिकल्स, लैमिली ट्यूब्यूल्स, तो ये सब किस में हैं? ये प्रोकैरियोट में तो है नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनल्स होते नहीं हैं. और ये सब किसका? सेल ऑर्गेनल्स का है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वगैरह में. तो ये तो गलत ही हो जाएगा. फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल वगैरह ये सब किसका था? मतलब फूड स्टोरेज, फूड पार्टिकल था. किसका था? बैक्टीरिया वगैरह का. तो यूकैरियोट दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा. न्यूक्लियोसोम यूकैरियोट में. ठीक है. और क्या है? मतलब कि DNA के साथ साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स की बाइंडिंग. तो ये क्या है? DNA पैकेजिंग इन न्यूक्लियस. तो A और D जो है ये सही है हमारा. और बाकी BC रॉन्ग है. तो पूछा क्या था? रॉन्ग पूछा था. तो ये हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग टेबल. अब यहाँ पे टेबल दिया हुआ है और साथ में उसमें मतलब कैसे क्या है वो बताना है कि कौन से कॉम्बिनेशन जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट निकल के आते हैं. सो पहला है पैरोक्सिसोम्स. ठीक है. ग्लाइओक्सिसोम माइक्रोबॉडीज़ में आ जाती हैं. ठीक है. फ्लैजिला, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल 9 पेयर्स होते हैं. ठीक है. किनारे किनारे वाले, और बीच में 2 सिंगलेट. 9 डबलेट और 2 सिंगलेट होता है. साइटोस्केलेटन क्या है? यूकैरियोटिक सेल में होता है. सेल को मतलब स्ट्रक्चर और मोटिलिटी प्रोवाइड करता है. तो ABC जो है ये करेक्ट हो जाएगा. क्रोमोप्लास्टिड जो है ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, क्रोमो कलर्ड प्लास्टिक होता है, अदर देन ग्रीन. ये ऑरेंज, रेड, ब्लू, येलो कुछ भी हो सकते हैं. कैरोटिनाइड तो क्या है? ये तो सिर्फ ऑरेंज होते हैं. तो इसलिए ये नहीं होगा. बाकी ABC सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. जनरली द स्मॉलर द सेल. जब अगर सेल छोटा है तो वो मेटाबॉलिकली क्या है? इट विल बी मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा. बाकी इसका वही एग्जांपल है कि मतलब आप
जैसे सपोज करो एक रूम है, एक रूम में मतलब अगर आपके घर में फादर हैं और आप फादर के जस्ट बगल में बैठ के पढ़ रहे हो तो आप ज़्यादा फोकस होकर ज़्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ाई करोगे, ठीक है। और पता चल रहा है कि घर में 2-4 कमरे हैं और तुम्हें अपने कमरे में भेज दिया गया तो तुम रील, फेसबुक और इंस्टा के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हो। तो वही चीज़ है कि जब मतलब सेल का साइज़ जब बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस तो भाई एक ही है ना, तो सारी जगहों पे मतलब उसका बराबर फोकस रह पाना, या मतलब ये कह सकते हो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो स्लो हो जाती हैं। इसलिए सेल को क्या है, डिवीज़न करने की ज़रूरत पड़ती है। अमीबा वगैरह देखो जब फुल्ली मैच्योर होते हैं तो वो इसीलिए क्या करते हैं, फट से डिवाइड कर जाते हैं। तो यही लॉजिक है उसके पीछे। सरफेस एरिया ऑफ सेल डिटरमाइन द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज इट्स मेटाबॉलिक activity. A smaller cell is more effective in transporting materials in leveling waste product than a large cell. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 80% ऑफ सेल में क्या होता है। तो ये मैंने बताया था एक मतलब उसमें एक ट्रिक भी है मेरे शॉर्ट्स में चैनल पे, HP नकली करके है, ठीक है, LI है ये। तो सबसे ज़्यादा वाटर ही होता है, उसके बाद प्रोटीन, फिर H मतलब क्या है, ये H2O है, ठीक है, वाटर, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, देन कार्बोहाइड्रेट्स, L फॉर लिपिड एंड I फॉर आयंस, ठीक है। बाकी एक बार वहाँ पे चले भी जाना तो देख लेना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए भी। तो आंसर B निकल के आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैगोसाइटिक इन नेचर। तो फैगोसाइटिक कौन है, मास्ट सेल, पोडोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट। बाकी मैं एनिमल टिश्यूज़ पे भी एक लेक्चर लेके आऊँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी मैं मतलब हेल्थ इशू है थोड़ा, मैं रिकवर होने में टाइम लग रहा है, तो लेके आऊँगी तो फिर आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो फैगोसिटिक की बात की जाए तो मैक्रोफेजेस जो हैं वो फैगोसिटिक होते हैं। देखो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस आर टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस ये क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ग्रेन्यूलर की बात की जाए तो मैंने बताया था बेसोफिल्स, एजिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट इंक्लूडिंग, और ए ग्रेन्यूलर जो होते हैं वो क्या थे, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट। एंड टिश्यू मैक्रोफेजेस आर फैगोसिटिक इन नेचर। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, BHUPMT में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स कंटेन डीएनए। डीएनए किस में होता है, तो सीधी सी बात है किस में था, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम नहीं, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में था। तो 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी डिटेल्स देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है, दो सेल्स लिपिड एक्टिवली सिंथेसाइज्ड कंटेन, मतलब लिपिड जो है वो कौन बना रहा था, SER बना रहा था, कल ही मैंने बता दिया था उसमें। 23 है, इन साइनेप्सिस टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कनेक्टेड एट। तो साइनेप्सिस के टाइम में दोनों कहाँ पे, सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, द यूनिट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ सेल। तो सेल का साइज जो है वो माइक्रोन मीटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है, माइक्रोन मीटर। इस तरीके से हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोमीटर, या माइक्रोन मीटर भी पढ़ते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 विद दैट ऑफ कॉलम 2 एंड दोज करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से, मतलब सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके साथ में साइट है उनकी, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का, P का 4 हो जाएगा। स्मूथ वाला क्या है, लिपिड का सिंथेसिस कर रहा था, 3 हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन, गोल्जी अपरेटस 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, 4 3 2 1, हाँ डी ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सेल में अलग अलग तरीके के मतलब जो मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर पूल। अगेन ये एक अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये बीच में रिकॉर्डिंग मतलब स्टॉप हो गई थी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, इनसाइड अ सेल रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स किस में, मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो किस में होता है, कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है। तो सबको पता है कि कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन यहाँ पे लाइसोसोम, एक्रोसोम, राइबोसोम था नहीं,
हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। बाकी यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं और बाकी क्रेब साइकिल वगैरह इसी में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 था, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का केमिकल कंपोजिशन तो वही CHON ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन कह रहा है कि प्योर फ्रैक्शन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट कैन बी आइसोलेटेड। तो इसको कैसे आइसोलेट करेंगे, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटरोसेट। ये मैंने अभी पिछले वाले उसमें दोनों वीडियोस में मतलब मैंने बताया ही था इनको कि इनके बारे में पूछा गया था कि इन्होंने कॉन्सेप्ट कब दिया था, तो 1824 में दिया था। मतलब उन लोगों ने देखो 1838-39 में दिया था ना, श्लीडन एंड स्वान ने, और ये सबसे पहले जो थे फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ड्यूटरोसेट इज क्रेडिट विद द सेल थ्योरी। ही डिस्कवर्ड द कनेक्शन बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इन हिज थ्योरी। और बाकी इन्होंने फिर वही सारी चीज़ें मतलब बताई थी। तो ये 1824 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि द थ्योरी दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ये रुडोल्फ वर्काउ सर ने दिया था। कब दिया था, 1855 में दिया था। इसको याद रखिएगा। न्यू सेल्स वर फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 द मेन एरिना ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो कहाँ पे होती हैं सारी एक्टिविटीज़, साइटोप्लाज्म में होती हैं। 33 क्वेश्चन है सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो सिल्क किससे ऑब्टेन्ड होता है, बोम्बैक्स मोराई। लेक्सीफर से, लैका से लाख ऑब्टेन करते हैं ना, लाख की चूड़ियाँ बनती है। तो छत्तीसगढ़ साइड में होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी है इसके बारे में। बाकी एपिस मेलिफेरा से हनी हो ही गया। बाकी होम्योपैथ में भी बहुत सारी मेडिसिन वगैरह भी इसके उससे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 द टाइप ऑफ सेल जंक्शन विच फैसिलिटेट सेल टू सेल कम्युनिकेशन। मतलब थोड़ी बहुत बातचीत अलाउ कर रहा है। तो ये कैसा होता है, गैप जंक्शन होता है, जहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ। तो सीधी सी बात है, वो किससे कनेक्ट होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा से। बाकी प्लाज्मोडेस्मेटा जो है वो पहली बार कब खोजा गया था, इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व एंड नेम्ड प्लाज्मोडेस्मेटा बाय स्टार बर्गर सर ने 1901 में दिया था। तो ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 बाय वेट द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट। मतलब सेल में बाय वेट जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, तो वो ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड इट कंसिस्ट ऑफ 65% ऑफ द टोटल वेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये डाटा। 65% ऑफ टोटल वेट कौन, ऑक्सीजन। कार्बन जो है वो दूसरे नंबर पे है, कार्बन सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट है। और कितना होता है ये, 18.5%। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हाइड्रोजन, जो कि कितना है, 9.5 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सोडियम एक अल्कली मेटल है, ये तो पता ही होगा सबको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। मतलब ये क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 A major breakthrough in the studies of cells came with the development of electron microscope। तो ये थोड़ा सा मतलब उससे आ रहा है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। मतलब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। यही है इसका आंसर, ऑप्शन ए। लिविंग सेल कंटेन 60 to 75% ऑफ वाटर। वाटर इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में भी मतलब कितना, लिविंग सेल में भी वही 65 से 70% के आसपास होता है। और ब्रेन में देखो 80 से 82% वाटर होता है। मतलब कि होल बॉडी में, ब्रेन में 80 से 82%। अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग चेंज पर एज पर सेक्स, एज और हाइड्रेशन लेवल के अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है। नेक्स्ट ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, एसिटाबुलेरिया यूज इन हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या है, सबको पता है कि मतलब कैसा है, यूनिसेलुलर एल्गा है। लेकिन यूनिसेलुलर में भी यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट है या
मल्टी न्यूक्लिएट है। वैसे तो पूछा गया है बहुत साल पहले, लेकिन ये फिर भी अभी भी इम्पॉर्टेंट है और मैंने अभी रिसेंटली देखा था किसी एग्ज़ाम में पूछा था। तो ये यूनिसेलुलर यूनी न्यूक्लिएट है, ठीक है, सिंगल सेल ही है और सिंगल ही न्यूक्लियस है। और कैसा है, ग्रीन एल्गा है, लेकिन फिर भी इसमें एक्सेप्शन क्या है ये कि ये मरीन होता है, ठीक है, ग्रीन एल्गा है लेकिन मरीन एल्गी है, ये चीज़ याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी यहाँ पे क्या दिया है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट ग्रीन एल्गी कॉल्ड एसिटाबुलेरिया वाज यूज्ड इन हैमरलिंग्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सपेरिमेंट एक्सचेंजिंग राइजोइड एंड स्टॉक वाज पार्ट ऑफ हैमरलिंग वर्क विद एसिटाबुलेरिया। चलो ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, न्यूक्लियो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो हैं वो कहाँ पे बनेंगी, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियो प्रोटीन्स आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियो प्लस प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड विद प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो ऑन एसिटाबुलेरिया राइजोइड एंड स्टॉक या गैमेट्स। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे देखो पढ़ चुके थे कि एक्सचेंजिंग राइजोइड एंड स्टॉक वाज पार्ट ऑफ हैमरलिंग वर्क विद एसिटाबुलेरिया। तो हमारा आंसर जो है वो सी निकल के आता है। कई बार इसमें न्यूक्लियस पे भी मतलब थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होगा। अगर एक्सचेंजिंग की बात की जा रही है डायरेक्टली तो फिर ये क्या होगा, राइजोइड एंड स्टॉक होगा। बाकी हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड बाय दानिश के थे, वो डेनिश जर्मन बॉटनिस्ट थे। डॉक्टर नाम अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सॉरी, डॉक्टर जाओकिम हैमरलिंग, ठीक है, ये इनका नाम था। डेनिश जर्मन बॉटनिस्ट थे हु प्रूव्ड द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बाकी अगर एक्सचेंज की बात की जाएगी तो वो राइजोइड एंड स्टॉक होगा। बाकी इसके बारे में डिटेल्स अगर आपको कहीं पे मिलती हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे कई बार। बाकी देखो डिटेल्स में दिया हुआ है, एक बार हम पढ़ ही लेते हैं। एसिटाबुलेरिया सेल इज़ मेड अप ऑफ 3 सेगमेंट्स। ये सेल जो है ये 3 सेगमेंट से मिलके बना होता है। राइजोइड या बेस, स्टॉक एंड कैप, मतलब 3 पार्ट हो गया, ठीक है, राइजोइड, स्टॉक और कैप। राइजोइड आर कंटेन्स द न्यूक्लियस, मतलब राइजोइड ये है जहाँ पे न्यूक्लियस है। हाँ, तभी मैं बोल रही थी ना कई बार न्यूक्लियस भी डायरेक्ट ऐसे दिया होता है। अगर राइजोइड स्टॉक नहीं दिया होगा तो जनरली न्यूक्लियस भी देता है, तो भी आप आंसर मतलब ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन न्यूक्लियस किस पोर्शन में होता है, राइजोइड में होता है। हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट ऑन एसिटाबुलेरिया इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ राइजोइड एंड स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कोलाइडल थ्योरी द प्रोटोप्लाज्म इज अ पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम, दिस वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय। तो ये R.A. फिशर सर ने दिया था, ठीक है। कोलाइडल थ्योरी की जब बात की जा रही है तो ये R.A. फिशर सर ने दिया था। बाकी डिटेल यहाँ पे देख लेना। मॉडर्न कोलाइडल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय R.A. फिशर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है, प्रोटोप्लाज्म इज द polyphonic colloidal system. Protoplasm is a fluid substance which consists of solid and semi-solid particles. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ पेग पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल और अ वेरी ब्रीफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड इन द फ्यूजन ऑफ। तो वहाँ पे प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न करवाया जाता है। आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, +2 में है ना वो चैप्टर, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला, बायोटेक, उसमें देखा होगा। बाकी डिटेल्स में आप देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर राउंड एंड बाई कनकेव इन शेप। बाई कॉनकेव तो सबको पता है कि कौन है वो, आरबीसी है। आरबीसी के बारे में कुछ फीचर्स देख लेते हैं। बेसिक फीचर आरबीसी के क्या हैं, सर्कुलर या राउंड, बाई कॉनकेव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड विद डायमीटर कितना है 7 माइक्रोन टू 10⁻⁻6 मीटर। डब्ल्यूबीसी का शेप अगर पूछे तो इरेगुलर होता है। कॉलमनर एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड कॉलम लाइक सेल्स होते हैं। नर्व सेल्स का तो पता ही है, कॉल न्यूरॉन्स, मेजोफिल, इंटीग्रल और वो सब, मतलब सारे ऑप्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। तो सबको पता है वो क्या हो जाएगा, सेल बायोलॉजी हो जाता है। कंपेयरिंग स्मॉल एंड लार्ज सेल, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो इसमें देखो क्या कर रहे हैं कि कंपेयरिंग स्मॉल एंड लार्ज सेल्स, ठीक है, छोटे और बड़े सेल्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और उसमें से कौन सा बताना सही है। स्मॉल सेल्स हैव ए स्मॉल सरफेस एरिया रेशियो वॉल्यूम, ठीक है। फिर बी ऑप्शन है एक्सचेंज रेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज फास्ट विद लार्ज सेल्स, नहीं, स्मॉल सेल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियो, यही सही होगा। बाकी एक्सचेंज रेट ऑफ न्यूट्रिएंट इट्स स्लो विद स्मॉल सेल्स, नहीं, यहाँ पे तो मतलब फास्टर ही होता है। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दिया गया है। To maintain the surface area to volume ratio in a balanced state, some cells are provided with microvilli which increase the absorptive area. In small cells, random tiny motions of molecules can easily distribute material. Small cells have large surface area per volume. अब ये लाइन याद कर लो। बाकी इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो है वो मतलब कि जब डाउन होगा तभी जो है वो सेल डिवाइड करता है। सरफेस एरिया पर वॉल्यूम, अगर ये रेशियो जो है ये मतलब जब ये डिक्रीज़ होगा तभी क्या करता है, सेल डिवाइड करता है। ये चीज़ याद रखिएगा बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वाटर इन सेल। वाटर का काम क्या है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर केमिकल रिएक्शन, एक्ट एज सॉल्वेंट, सही है। प्रोवाइड अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन, सही है। इट रिलीजेस हाइड्रोजन आयन, सही है। तो ऑप्शन ए जो है यही नहीं सही है। उसके बाद में 48 है, अ सेल इज केप्ट इन अ सोल्यूशन फॉर समटाइम्स व्हेन इट बर्स्ट द सोल्यूशन शुड बी। तो कैसा होगा वो, हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक में क्या होगा, पानी बाहर से अंदर आता रहता है तो वो क्या करता है, एक टाइम बाद वो बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है। इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ये देखो यहाँ पे दिया है, और इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंडोस्मोसिस होगी, टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, वो हाइपोटोनिक होगा। और वहाँ पे वो क्या करेगा कि सोल्यूट कंसंट्रेशन इज लोअर देन दैट ऑफ मतलब सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाएगा इनसाइड द सेल, फैसिलिटेटिंग एंडोस्मोसिस लीडिंग टू द बर्स्टिंग ऑफ द सेल। Solution that contain the same concentration of water and solute as the cell cytoplasm are called isotonic होते हैं, और जिसमें हायर कंसंट्रेशन होता है सोल्यूट्स का वो कैसे होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ऑक्जेंटिक ग्रोथ इंक्रीज इन, तो सेल वॉल्यूम में इंक्रीज होता है तभी वो ऑक्जेंटिक ग्रोथ कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, व्हेन अ डायमीटर ऑफ सेल इज 2 माइक्रोमीटर ग्रो टू डबल, ठीक है। पहले 2 रहता है, फिर ये उसका डबल 4 हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, इट्स सरफेस एरिया वॉल्यूम रिलेशनशिप, इसके सरफेस एरिया वॉल्यूम रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ेगा ये हमें देखना है, ठीक है। यानी कि ऐसे अपॉन वॉल्यूम जो है वो मतलब कि दोनों केसेस में, जैसे सरफेस एरिया 1 वॉल्यूम 1 अपॉन सरफेस एरिया सरफेस एरिया 2 वॉल्यूम 2 के रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा दूँ, बिकॉज सपोज करो किसी एग्जाम में अगर आ गई है न्यूमेरिकल की फॉर्म में, तो मतलब थोड़ा सा अगर आप एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ऑलरेडी ये कर्नाटका CET में पूछा गया था तो इम्पॉर्टेंट तो है, नो डाउट, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसको देखो, केस 1 केस 2 ले सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मतलब इनिशियल जो था स्टार्टिंग में क्या था और फिर उसके बाद में फाइनल क्या आता है वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले एक सेल है, ठीक है, सेल का डायमीटर कितना दे रहा है, 2 माइक्रोमीटर दे रहा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोमीटर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डायमीटर कितना दे रहा है, जस्ट इसका डबल है यानी कि 4 माइक्रोमीटर है, तो रेडियस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोमीटर आ जाएगा। अब उसके बाद देखो क्या पूछ रहा था कि सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर क्या होता है, आपको मतलब फॉर्मूला पता होगा, 4πr² होता है, ठीक है। ये पाई है तो 4 पाई तो एज इट इज़ है, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। मतलब ये 1 है, -1 मत समझ लेना, इसका स्क्वायर, यानी कि मतलब वैल्यू क्या निकल के आ जाती है, 4 पाई आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे
साथ साथ में मतलब पैरेलली सॉल्व करो तो सही भी रहेगा। यहाँ पे 4 पाई आर की वैल्यू कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि 4 पाई और ये जो है ये 4 आ जाएगा, मतलब इसको मैं ब्रैकेट में ही रख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में वॉल्यूम बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, सेल क्या है, एक स्फेरिकल फॉर्म ही तो है, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको सर्कल मान लोगे, 2D नहीं लेना है हमें, हमेशा 3D लेके चलना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ सेल की अगर बात करते हैं, इसको सेल ही कंसीडर करो, तो वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सबको पता है, नॉर्मल पढ़ा ही है सभी ने। तो 4/3 पाई ये एज इट इज़ हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1 थी, ये एज इट इज़ आ गया, तो ये हो गया 4/3 पाई हो गया। यहाँ पे इसका देख लेते हैं, मतलब फाइनल जो हो रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं साथ साथ में इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, फार्मूला सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो बस आर चेंज है हमारे पास, आर की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये क्या निकल के आ रहा है 4/3 पाई और ये 8 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना इस जगह पे, ये दोनों चीज़ें हो गई। एक बार कलर चेंज कर देती हूँ ताकि, अब यहाँ पे सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, यही रेशियो की तो बात हो रही थी। तो सरफेस एरिया यहाँ पे देखो हमारा क्या निकल के आ रहा है, मतलब ये एक तरीके से क्या था 4 पाई और 1 था। 1 का वैसे भी मतलब कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब है अगर 0 के आगे लग जा रहा है तो बहुत अस्तित्व है, लेकिन वैसे नहीं है। और बाकी यहाँ पे ये भी कितना आ जा रहा था 4/3 पाई। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 4 पाई तो एज इट इज़ है, 1 का कोई मतलब नहीं। ये जो 3 था ये नीचे वाला, ये क्या है उठ के यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और फिर नीचे क्या बच रहा है यहाँ पे 4 पाई। तो मतलब 4 पाई से 4 पाई कट जा रहा है, और यहाँ पे मतलब क्या आ जाएगा 3, और नीचे कुछ बच रहा है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 मान लो। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसका रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास 3/1, यानी कि 3:1 आ जाएगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 3:1 हो गया। ये तो स्टार्टिंग का मतलब इनिशियल केस था ये। अब यहाँ पे फाइनल वाला देख लेते हैं। सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का क्या रेशियो आता है, तो सरफेस एरिया था हमारा 4 पाई और साथ में 4 ही आ जा रहा है। और वॉल्यूम की जब बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या निकल के आ रहा था 4/3 पाई और ये 8 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाई, ये 4 है ही है, साथ में ये नीचे वाला 3 जो है ये ऊपर उठ के आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या बच रहा है 4 पाई इंटू 8। तो 4 पाई से तो 4 पाई ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, और ये 4 2 जा 8 हो जा रहा है, तो 3/2। तो 3/2 का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 3/2 डिवाइड करके कितना आ जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे सरफेस एरिया वॉल्यूम की वैल्यू कितनी थी 3 आ रही थी, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है जस्ट हाफ हो जा रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है कि सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है, या जो मतलब जो भी रेशियो है वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर डबल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है सीधे रिड्यूस टू हाफ हो रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये न्यूमेरिकल टाइप का था लेकिन अच्छा था मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन सही है ये। तो बस ये चीज़ था कि मतलब थोड़ा डिटेल मैंने इसलिए बताया कि हाँ आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वहाँ पे ऑप्शंस क्या मेंशन है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इट विल रिमेन द सेम, नहीं इट विल रिड्यूस टू हाफ, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा क्या है राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, या वीडियो को बैक करके देख लोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51। बाकी यहाँ पर भी वही एक्सप्लेनेशन में भी बस उसी तरीके से दिया है, 3:1 और 3:2 ये चीज़ें आ जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव अ न्यूक्लियस। नहीं, ऐसा नहीं है, सब में न्यूक्लियस होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक वगैरह जो होते हैं उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव वेल डिफाइंड सेल वॉल, नहीं सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल का फीचर है। इन प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, एब्सेंट होता है, इसीलिए ये प्रिमिटिव नेचर के होते हैं। यानी कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्किया,
माइकोप्लाज्मा वगैरह, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सेल ईटिंग। सेल जब किसी चीज़ को मतलब खाता है तो ईटिंग वाले प्रोसेस को मैंने बताया था फैगोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर पिएगा तो पीने वाले को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, ये ड्रिंकिंग का होता है या फिर मतलब कोई लिक्विड सब्सटेंस जब होता है तो उसकी बात होती है, तो पिनोसाइटोसिस आप टर्म यूज़ कर सकते हैं। और जब कभी इनगल्फ करेगा बिग पार्टिकल को तो वो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन कहता है कि द प्रोटोप्लाज्म इज अ, प्रोटोप्लाज्म क्या है, ऐसा है मतलब उसमें इमल्शन है, सस्पेंशन है, कोलाइडल है, तो उसका नेचर कैसा होता है, कोलाइडल नेचर होता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटोप्लाज्म इज क्लियर, ट्रांसलूसेंट, ऑर्डरलेस, ठीक है, कोई स्मेल नहीं है, ऑर्डरलेस, क्रिस्टेलो कोलॉइड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एग्जांपल सुगर, सॉल्ट, एसिड क्रिस्टल्स। प्रोटोप्लाज्म इज अ मिक्सचर ऑफ द केमिकल्स फाउंड इन क्रिस्टल फॉर्म, यानी कि शुगर, सॉल्ट, एसिड और बेसिस, इन सबका एक तरीके से मिक्सचर होता है। बाकी इमल्शन वगैरह क्या है ये भी दिया है। इमल्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स वेयर वन लिक्विड कंटेन अ डिस्पर्शन ऑफ द अदर लिक्विड्स। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। सस्पेंशन हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पॉइंट्स आप वीडियो पॉज करके आप एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 54, द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। सबको पता है प्रोटोप्लाज्म है, टर्म किसने दिया था, हग्सले सर ने दिया था। आई डोंट थिंक सो कि मैं फिर से इसको रिपीट करूँ यहाँ पे। 55 है, कॉर्क सेल्स आर डेड बिकॉज दे डू नॉट पोजेसेस। वो डेड होते हैं क्यों, क्योंकि उनके पास सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं होती है, परमिएबल सेल वॉल नहीं होती है, या फिर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। तो सेल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लास्ट, इसी में सारे लिविंग चीज़ें पड़ी होती हैं। तो कॉर्क सेल्स आर इंडीड डेड एट मैच्योरिटी बिकॉज दे लैक सेवरल सेलुलर कंपोनेंट्स दैट आर टिपिकली फाउंड इन लिविंग सेल्स। ड्यूरिंग द सुबराइजेशन, जब सुबरिन का डिपोजिशन हो जाता है वहाँ पे, द प्रोटोप्लास्ट विच इंक्लूड द सेल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स एंड इज lost. This means that cork cell no longer have essential living components required for cellular metabolism. ठीक है, तो मतलब एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर सेल थ्योरी वगैरह जो है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बिकॉज आई थिंक वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो देखते हैं। बाकी चलो ठीक है, एक आध क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके भी। जैसे सेल थ्योरी से, सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय, तो किसने दिया था, तो सबको पता है कि ये श्लीडेन एंड स्वान सर ने दिया था। बाकी पता ही है मैथियास श्लीडेन और थियोडर स्वान थे, कब 19th सेंचुरी में आए थे, और बाकी वो सारी चीज़ें हैं डिटेल में। फिर 57 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट ओमिनिस ई सेलुलर सेलुलर। रुडोल्फ वर्काउ ने क्या दिया था, तो इन्होंने सेलुलर पैथोलॉजी, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ओमिनिस सेलुला ई सेलुला ऑफ रुडोल्फ वर्काउ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक, तो उनकी बुक का नाम क्या था, सेलुलर पैथोलॉजी। अगेन दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, रॉबर्ट हुक यूज द टर्म सेल। रॉबर्ट हुक ने जो टर्म सेल यूज़ किया था वो कब किया था, तो 1665 में यूज़ किया था। ईयर वगैरह जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस में आते हैं, तो आई नो कि लर्न करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक बार आप पढ़ लीजिए। रॉबर्ट हुक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, 1665 में कॉइंड द टर्म सेल, डिस्कवर्ड द सेल वॉल इन कॉक सेल, और बुक जो लिखी थी उसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि द सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो सेल किसने डिस्कवर किया था, एरिस्टोटल, रॉबर्ट हुक। तो आंसर क्या है, वैसे रॉबर्ट हुक है। बाकी इसमें देख लेते हैं और ऑप्शंस क्या हैं और उसमें डिटेल्स क्या दी हैं। सी ऑप्शन है स्लीडेन एंड श्वान और ग्रोगर मेंडल। तो रॉबर्ट हुक ही थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट हु डिस्कवर्ड द सेल। ही ऑब्जर्व्ड हनी कॉम्ब लाइक पैटर्न इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक इनक्लोज्ड बाय थिन सेल वॉल एंड कॉल्ड इट सेल। पब्लिश्ड किया था माइक्रोग्राफिया, जो कि 1965 में। और रॉबर्ट हुक ने जो खोजा था वो क्या था, डेड सेल था। लिविंग सेल किसने खोजा था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60।
ये क्वेश्चन में से बोन वाले चैप्टर से है, लेकिन चलो फिर भी यहाँ पे दिया है तो एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। टिटेनी, माइस्थीनिया ग्रेविस, गाउट और ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखो इसको पहले देख लेते हैं। टिटेनी जो होता है वो क्या है, एक तरीके का रैपिड मसल स्पाज्म, ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये तो सबको पता होगा। उसके बाद में गाउट की बात करते हैं तो अकोमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, हमारे जॉइंट्स में यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है तो गाउट की प्रॉब्लम आती है। और बाकी डिक्रीज्ड बोन मास तो ऑस्टियोपोरोसिस आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या है 31432, डी ऑप्शन इज द राइट। बाकी अगर आपको डिटेल्स मतलब डिटेल्स क्या बस मैच ही करवाया है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है हाइपरट्रॉफी ऑफ आरबीसी एंड स्प्लीनोमेगाली आर द सिम्टम्स ऑफ। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ आरबीसी एंड स्प्लीनोमेगाली आर द सिम्टम्स किसके हैं, ये मलेरिया के सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हाइपरट्रॉफी ऑफ आरबीसी, आरबीसी का बढ़ जाना और साथ में ये प्रॉब्लम है। टाइफाइड में तो पता ही है क्या है, पोटेंशियली फेटल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, फाइलेरियासिस, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई और अमीबियासिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है इन ह्यूमन बींग्स लिम्फेडेंटिस इज कॉज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ। तो ये फाइलेरियल वॉर्म से होता है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हाँ ये है सेल वाला। यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, मैच करना है बस। लीवेनहुक सर थे, उन्होंने क्या दिया था, तो फर्स्ट टाइम जो थे उन्होंने ही मतलब इसको ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल को, ठीक है। यही मैंने अभी पूछा भी था थोड़ी देर पहले। तो ए का कितना आ जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन सर ने क्या किया था, ऑब्जर्व न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के लिए ये थे। ई वाले का 3 हो जाएगा। तो पहले तो यहीं से ऐसे निकाल लेते हैं, 3 सबके लास्ट में दे रखा है। बाकी 4 5 और 3 ये है, मतलब सी या डी में से एक हो सकता है ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो इसका टी श्वान सेल ने क्या दिया था, सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। नहीं, यहाँ पे इन दोनों में मुझे थोड़ा सा डाउट है मुझे। बाकी श्लीडन ने ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स फॉर्मिंग द टिश्यूज इन प्लांट्स, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं इन्होंने क्या दिया है आंसर। ये सी दे रहे हैं। श्वान सर ने एक्चुअली एनिमल सेल पे काम किया था ना, ये प्लांट सेल क्यों कंसीडर कर रहे हैं इसको मुझे नहीं पता चल रहा है। बाकी ऑप्शन जो है वो सी है यहाँ पे, इसको देखिएगा थोड़ा सा डिटेल में। बाकी वीडियो बहुत लेंदी हो रही है तो मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ इसको। बस ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 है फिल अप द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। श्लीडन क्या थे, बॉटनिस्ट या जोलॉजिस्ट थे, तो ये बॉटनिस्ट थे, तो सबसे पहले एफ आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, ठीक है। श्वान जो थे वो क्या थे, जोलॉजिस्ट थे, एफ के बाद में बी आ गया। फिर स्टडीड एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट प्लांट्स हैव, अच्छा मतलब स्टडी एनिमल सेल की थी, लेकिन प्लांट सेल्स के बारे में भी वो बोला था कि प्लांट सेल्स हैव क्या होता है, सेल वॉल होता है ना। तो ये बात इन्होंने ही बताई थी, श्वान सर ने ही बताई थी। तो सेल वॉल वाला डी ऑप्शन हो जाएगा। पहले एफ, फिर बी, फिर डी। एंड ऑल सेल्स हैव, और सभी सेल्स के पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये ई हो जाएगा, एफ बी डी ई, एफ बी डी ई। और उसके बाद में एंड वर्काउ एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स, सी हो जाएगा, सी आ गया। और फिर लास्ट में ई। तो ये मतलब कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पे अबाउट द सेल। बाकी 64 तक हमने कंप्लीट किया है। अगर आपका मतलब रिस्पॉन्स सही ठीक ठाक मिलेगा मुझे, तो फिर इस सीरीज़ को और थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। बाकी अब आज तक के लिए मतलब इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।